कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए बांसुरी आती है, बांसुरी जो बजाते हैं, 2 बांसुरी का पेयर लो और एक के ऊपर एक ऐसे बांध देनी है लाल मौली से। द बांसुरी हैज टू बी गोल्डन, अगर मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो पेंट कर दो एंड पुट इट बिहाइंड योर जो बैकरेस्ट होता है ना बेड का, उसके पीछे आपने उसे लगा देना है छुपा के, जिससे नजर ना पड़े। एक लाल कपड़ा लो, उसमें सौंफ डालो और ट्यूसडे के दिन उसको पोटली बनाकर आप अपने बेड के नीचे कहीं पर प्लेस कर दोगे, बेड के बॉटम में। तो वो जब आप बेड के बॉटम में प्लेस करोगे, दैट विल सेव द पर्सन कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल इधर उधर जो मन भटकता है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, उससे उसको बचाएगा। अगर आप लाइफ लाइन देखें, कईयों की लाइफ लाइन ही आधे में टूट रही होती है, तो दैट मीन्स उस समय, और उसके बाद फिर आगे लाइफ लाइन है, तो उस समय लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर इशू आएगा ही आएगा। आज की डेट में वैल्यूज की बहुत कमी हो गई है, तो अगर आप अपने कर्म, अपनी बोली, अपना आचरण अच्छा रख रहे हो तो आपको वैसे ही दिक्कतें नहीं आएगी। आप तो हमारा सारा गेम विश्वास का गेम है। अगर आप श्रद्धा, पेशेंस, फेथ के साथ जो चीज आप करोगे, इट विल डेफिनेटली वर्क, बिकॉज सूर्य बाप है और जो चंद्रमा है वो माँ है। तो अपने ग्रह अगर सुधारने हैं तो वो घर से ही सुधारने शुरू करने होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही बच्चों के करेक्टेड नेम्स चाहते हैं, बिकॉज पीपल आर नाउ अवेयर कि हाँ न्यूमरोलॉजी से फर्क पड़ता है। 99 रुपए में न्यूमरोलॉजी टैरो सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो क्या मतलब, आप मुझे बताओ 100 रुपए में आप पूरी विद्या हासिल कर लोगे? कोई बीमार है या कोई भी आपके घर में बड़ा बूढ़ा है, कोई भी इंसान ऐसा है, किसी से भी रिलेटेड आप डेथ के सवाल ना पूछो, तो 27-28 के बाद मंगलिक वैसे ही मैटर नहीं करता है। थ्री इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी वायरस ने स्टूडेंट्स को बताया था लाइफ इज अ रेस, और रेस कोई भी हो उसमें बने रहने के लिए होना जरूरी है उस रेस से जुड़ी सही जानकारी। और भारतीय शास्त्रों के हिसाब से लाइफ की ये पूरी रेस जिसके चारों तरफ घूमती है उसे कहते हैं भाग्य। तो उसी भाग्य से जुड़ी जानकारियां लेकर आया है आज का हमारा ये एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे हमारी आज की गेस्ट मंशा चड्ढा जी से और समझेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग को एकदम लेमन की लैंग्वेज में। तो स्वागत करते हैं हमारी आज के गेस्ट मंशा चड्ढा जी का। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग जी। कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप सुनाइए। एकदम अच्छे हैं। मुझे जब हम भाग्य की या जीवन की बात करते हैं तो मुझे एक बहुत अहम चीज अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई समझ में आती है। देखा जाए तो जो योगियों की परिभाषा है तो वो भी यही है कि जिसने मनसा वाचा कर्मणा को एक कर लिया वो अपने आप में योगी हो गया। यानी कि जो आपके मन में है वही आपके जुबान पर है और वही आपके कर्म जो है कर्मों से झलकता है। तो आपका जब पहली बार नाम सुना तो मुझे वही चीज जो है एकदम से समझ में आई और जहन में भी आया। तो उसी से ही शुरुआत करते हैं कि मनसा जो है, जो यानी कि आपके जो मन में पहली बार आया, तो ये फील्ड आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, आप अभी जब बातचीत हो रही थी आप बता रहे थे कि वास्तुशास्त्र में भी आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाँ जी। तो ये फील्ड में आना है, ये आपके मन में कैसे आया? जैसे हम सबको खूब वी ऑल आर इंक्विजिट कि हमें भविष्य के बारे में जानना है। सबको बचपन से ही मुझे भी बहुत शौक था कि अगर कोई हाथ देख रहा है या कोई कुंडली दिखा रहा है तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। और इफ आई विल बी ऑनेस्ट, एज ऑल डॉटर्स आर वेरी क्लोज टू देयर फादर्स, तो माय डैड, मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ही हैज़ डन हिज कोर्स फ्रॉम भारतीय विद्या भवन एंड उन्हीं से ही मैं कहूँगी कि जैसे हर डॉटर अपने फादर से इंस्पायर्ड होती है, तो ही नेवर डिड इट प्रोफेशनली। उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली कभी नहीं करा, बट उनकी प्रिडिक्शंस, उनका जो ज्ञान है, दैट इज रियली गुड। सो धीरे धीरे पापा के साथ ही सीखना शुरू किया, उसमें इंटरेस्ट आया। और जैसे जैसे ये एक बहुत बड़ा सागर है। जैसे जैसे आप इसमें जाते जाओगे आपकी प्यास, आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। पहले एस्ट्रोलॉजी में घुसे, उसके बाद इंटरेस्ट जागा हमारा कि चलो नंबर्स का गणित क्या है, न्यूमरोलॉजी सीखी। फिर धीरे धीरे करते करते सारे कोर्सेज अपने मैंने कंप्लीट करे एंड अब 10-12 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। और भगवान की कृपा से
इंटरेस्ट जैसा पहले दिन था उतना ही बरकरार है और जानने की इच्छा है, इसलिए वास्तु और चीज़ें अपने साथ जोड़ते रहते हैं और सिखाते भी हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया अब्रॉड बाहर से भी हम लोग सारी ऑनलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं, ओके, विच इज़ मॉर्निंग और इवनिंग के कंफर्टेबल बैचेस हम लोग देते हैं सारे क्लाइंट्स को, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं और वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइमिंग्स चाहते हैं। राइट। तो इंडिया से और बाहर से सब क्लाइंट्स हैं हमारे जो हमारे से सर्टिफाइड कोर्सेज ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी के, टैरो के और डिफरेंट मोडालिटीज़ के, बिकॉज ऑकल्ट साइंस अपने आप में ही बहुत वास्ट है। तो इसी तरीके से आना हुआ और आगे इसी फील्ड में रहना है और आगे बढ़ना है। ओके, सो कितने साल हो गए आपको? 10 से 12 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में। एंड दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग साइंस कि वो एस्ट्रोलॉजी है क्या अपने आप में, एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एवरीथिंग इज एक गाइडिंग साइंस है कि आपको बताया जा रहा है कि सामने ये चीज आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग दिख रही है। आप आगाह भी हो सकते हैं, आपको पता होगा तो आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उस अकॉर्डिंग स्टेप्स ले सकते हैं। पर बहुत लोग आजकल जितने भी साइंटिफिक माइंडसेट के हैं वो लोग नहीं भी मानते हैं। तो वो जब नहीं मानते हैं और चीजें होती हैं और जब वो वापस लौट के आते हैं तो फिर वो दूसरी तरीके से मानते हैं, जब अपना एक्सपीरियंस उनके साथ हो जाता है। तो ये बहुत ही वास्ट और इट इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड। तो ये ऐसी कोई हवा में नहीं है कि हाँ किसी ने बस रातों रात बैठा और बता दिया। It involves proper, deep analysis of all your charts, your kundlis, your planets. So many things are there. नहीं, ये तो खैर है ही, ये तो नॉन फैक्ट है। हाँ जी। कि इंडिया में तो खास तौर से जो है बाहर से अगर कोई चीज पैकेज होकर के आ जाएगी तो यकीन करना ज्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर आप थॉट ऑफ माइंड अगर देखेंगे तो ज्योतिष की अगर जब बात होगी तो वो पाखंड और उस तरीके से तुरंत थॉट ऑफ माइंड उधर जाता है। अच्छा, उसका भी रीजन है। उसका रीजन इसलिए बिकॉज इस फील्ड के अंदर ही इतने लोग आ चुके हैं। कुछ लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करके आए, कुछ लोग रातों रात ही पंडित बन गए, कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। एंड इफ यू ओपन अप द सोशल मीडिया, यू ओपन अप द इंस्टाग्राम, यू विल गेट 100 ऑफ पीपल जो कि कुछ भी बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो जिनको नॉलेज है भी उनको भी लोग सीरियसली नहीं लेते। राइट। ये मतलब वैसा ही हो गया कि जैसे मतलब इंडिया में बोलते हैं ना कि अपने यूपी में तो खास तौर के बोलते हैं कि हर घर में एक नेता है। हाँ। उसी तरीके से हर घर में शायद एस्ट्रोलॉजर भी पंडित और एस्ट्रोलॉजर आजकल मौजूद है। हाँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ज्योतिष जब बोलते हैं तो वो आपका फ्रेम ऑफ माइंड उस तरफ चला जाता है। बट जैसे ही एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो वो लगता है कि हाँ वो इंग्लिश पैकेज्ड जो है कुछ आइटम है तो उस पर कुछ बात होती है। अदरवाइज तो वही है ना कि साइंस तो कब प्लैनेट्स ढूंढे उसने, हमारे तो शास्त्रों में कब से प्लैनेट ढूंढ करके रखे हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम देखेंगे भी सारा हमारा पंचांग कुंडली जो है वो सारा उसी पर बेस्ड है, लेकिन वो कैलकुलेशन तब तक जो है पूरी सृष्टि उसी पे बेस्ड है। राइट। हमारे नवग्रह हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, कुंडली है, 12 राशियां हैं। बिल्कुल, इट इज वास्ट। बिल्कुल सही। अब आपने बिल्कुल सही जिक्र छेड़ा है, तो उसी पर एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं आपसे कि जब हम सॉफ्टवेयर्स में डालें या हाथ की बनी हुई कुंडली आती है, सबसे पहले पेज पर वो चार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल, आपकी कुंडली का जो एक रेक्टेंगल होता है वो बनता है। जी। और हाँ, उसके मतलब नॉर्मल जो है ऑडियंस के लिए तो वो फिर हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, वो रेक्टेंगल बॉक्स ही हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो बॉक्सेस बने हुए हैं। और उसके अंदर आपके जब आपका जन्म हुआ तो सितारे कहाँ पे बैठे हुए थे, वो ग्रह कहाँ पे बैठे हुए थे, उसकी दृष्टि कैसी थी, वक्री थी, सीधी थी, उल्टी थी, किस कैसे देख रहे थे, वो सब चीज मैटर करता है। उसी के ही बैड और गुड इफेक्ट्स हमें झेलने पड़ते हैं। तो जैसे ही दशा, महादशा, अंतरदशा सब आती है तो हर चीज बदलती जाती है। अगर सितारा कोई अच्छे से प्लेस्ड है, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड रिजल्ट। हो ही नहीं सकता कि अच्छा रिजल्ट ना मिले अगर आपका टाइम एक्यूरेट है। तो अगर वही सितारा गलत तरीके से प्लेस्ड है तो आप कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर दैट मैटर ऑल्सो, जब हमारी कोई सितारा गलत बैठा होता है या हमारी कोई दशा चल रही है जिसका सितारा या जिसका ग्रह हमें अच्छे से नहीं देख रहा, तो उसके लिए फिर हम देते हैं रेमेडीज। एंड मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं मैडम हम ना जो बहुत ही टफ वाली रेमेडीज है वो मत दो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी गोइंग रेमेडीज देती हूँ, जो कि अगर मुझे कोई रिचुअल 40 डेज तक करना है, 41 डेज तक करना है, तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि यार क्या बर्डन डाल दिया, मैं तो कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जहां पे ये थॉट क्रिएट हो गया वो रेमेडी भी काम नहीं करेगी।
तो आपका थॉट किस इंटेंट से, किस फेथ से, अगर आप पत्थर को भी फेथ से पूछते हो तो वो भगवान काम करता है ना आपका, सब चीज होती है। तो हमारा सारा गेम विश्वास का गेम है। अगर आप श्रद्धा, पेशेंस, फेथ के साथ जो चीज आप करोगे, इट विल डेफिनेटली वर्क। थोड़ा टाइम लग सकता है बट देन लगे होएगा जरूर। इसको अगर थोड़ा सा उदाहरण से हम समझें, आपने कहा कि जब आपके पास क्लाइंट केसेस जो भी आते हैं, हाँ जो भी आप उनको बुलाते हैं, तो आप उनको बहुत डिफिकल्ट रेमेडीज नहीं देते, नहीं, आप उनको आसान चीजें देते हैं। एब्सोल्युटली। तो कोई अगर एक उदाहरण से आप समझा पाए कि कोई एक केस जो आया हो, आपने उसको कोई सिंपल, अब जैसे शादी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रहे हैं, अच्छे प्रोफाइल्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत लोग बहुत डिफिकल्ट रेमेडीज भी देते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप इतने दिन नंगे पाँव मंदिर जाओ, या व्हाटएवर XYZ, बहुत सारे पंडित हैं जो चीजें देते हैं। मैं बहुत ही सिंपल चेंजेस करवाती हूँ। लाइक आई टेल देम कि आप जहाँ पे सोते हो, जिस बिस्तरे पे सोते हो, जिस कमरे में सोते हो, वहां पे जो भी चीजें नॉन वर्किंग है, क्लटर है, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने रूम में से, अपने इर्द गिर्द जितना आसपास सामान है इकट्ठा करा हुआ, उसमें से सारा क्लटर, जो चीजें नहीं इस्तेमाल की हैं, वो आपकी प्रोग्रेस को, आपके रिजल्ट्स को रोकती हैं। तो वो चीजें हटवाओ। आपका नहाने का जो पानी है उसमें थर्सडे के दिन हल्दी की एक चुटकी डालो, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द प्रोफाइल्स। अच्छे प्रोफाइल्स आने शुरू हो जाएंगे। गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं थर्सडे के दिन, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। कुछ लोग वो भी नहीं कर सकते, तो उसकी भी फिर हम कुछ और रेमेडी देते हैं। ओके। सो मतलब आई गिव वेरी इजी सिंपल थिंग्स, जो कि मेरे क्लाइंट ये ना बोले कि यार ये तो करना बहुत टफ है, ये तो बहुत कम्बसम हो जाएगा। मतलब उस तरीके का कॉम्प्लेक्स नहीं है कि साल दर साल कुछ नहीं जाना है, नहीं। उस तरीके का। और सबसे रामबाण चीज आज के कलयुग में मैं सबको बोलती हूँ कि सब ये चीज तो लागू करो ही। सबसे पहली चीज है चैरिटी। ओके। अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, जो स्टार्टिंग में आपने बोला, एक रूल होता है, मतलब डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। इसको मैं ABC रूल बोलती हूँ। तो ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में अपनाओ। माँ बाप को रिस्पेक्ट दो। आज की डेट में वैल्यूज की बहुत कमी हो गई है, तो अगर आप अपने कर्म, अपनी बोली, अपना आचरण अच्छा रख रहे हो तो आपको वैसे ही दिक्कतें नहीं आएगी। आप आशीर्वाद कमाइए ना, और ये किसी भी दुआएं कमाइए, ये किसी भी केस में काम करने वाला है। बिल्कुल। ठीक है। सो वापस एक बार वही चार्ट्स पर एक बार आते हैं, रेक्टेंगुलर चार्ट्स हैं। सो जब हम वो चार्ट्स देखते हैं तो उसमें मेनली जो हमें दिखाई देता है, घर है, ग्रह हैं और राशि है। बिल्कुल। इनका क्या गणित है, थोड़ा सा समझाइए। 12 ग्रह, 12 आपके घर बने हुए कुंडली का आप जो बनाते हो एक स्ट्रक्चर, उसमें 12 घर हैं, 12 राशियां हैं आपकी, और हमारे पास है 9 ग्रह। अब सूर्य और चंद्रमा को दी गई है एक राशि। ओके। सूर्य के पास है हमारे व्हाट डू यू कॉल, चंद्रमा के पास है हमारे कर्क राशि, और सूर्य के पास हो गई हमारी लियो राशि, और बाकी जितनी सारी राशियां हैं सब, और ग्रह हैं, हर ग्रह के पास हैं 2-2 राशियां। उसी के हिसाब से हमारे चार्ट में, हमारे बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी राशि कहाँ पे प्लेस्ड है, उस चार्ट में हम लिखते हैं। और वो एज अ लेमैन, जिसको नहीं नॉलेज, वो नहीं लिख सकता है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए हम अपने बुक्स, अपने जितना भी गणित होता है वो देखकर फिर कैलकुलेट करके उसको प्लेसमेंट देखी जाती है चार्ट में। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 2 मिनट में आपका चार्ट बना देंगे। बट देन फॉर द रीडिंग ऑल्सो, इफ यू हैव टू रीड द चार्ट, यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर अगर कोई ग्रह है तो उसका क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ग्रह। लाइक सूर्य, दैट इज, सूर्य को हम कहते हैं वो हमारी आत्मा है। चंद्रमा है हमारा मन। तो अगर हम चंद्रमा को लें, जिसका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड होगा, वो स्वभाव, उसका मन काफी अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। अगर चंद्रमा गलत प्लेस्ड है तो उसका मूड स्विंग्स रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी। और सूर्य और चंद्रमा के लिए तो बेस्ट, सबसे बेसिक रेमेडी हम जो देते हैं कि सुबह उठो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। माँ बाप से अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलो, बिकॉज सूर्य बाप है और जो चंद्रमा है वो माँ है। तो अपने ग्रह अगर सुधारने हैं तो वो घर से ही सुधारने शुरू करने होंगे। शुक्र है, जैसे शुक्र हमें लग्जरी प्रदान करता है, और लग्जरी तो हम सबको चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए हम एक बहुत सिंपल सी चीज बोलते हैं, जैसे कि आप अपने नहाने के पानी में इत्र डालो। ओके। दैट, और यहाँ पे इस माउंट पे, शुक्र का जो माउंट होता है उस पे इत्र लगाने को बोलते हैं। अगर आप कैमरे की तरफ करके दिखा दें, शुक्र का ये वाला जो माउंट होता है, इस पे हम कहते हैं कि इत्र लगाओ एंड जस्ट रब इट। जी। सो इससे आप अपना शुक्र का माउंट, इस कैमरे में, सो आप अपना शुक्र का माउंट, अगर यहाँ पे आप इत्र लगाते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन, बिकॉज दिस इज शुक्र का माउंट। ओके। तो इस पे जब आप इत्र लगा के, यू हैव टू जस्ट डू अ नॉर्मल दिस थिंग, मसाज सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड आप अपने शुक्र को एनहांस करते हैं इससे।
ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, राइट। और किस हाथ के लिए? जैसे हम बोलते हैं कि बेसिकली इट इज फॉर, पहले बोलते थे कि लेडीज का बायां लेफ्ट देखते हैं और जेंट्स का राइट देखते हैं। इट इज द वर्किंग हैंड। ओके, आई कंसिडर इट द वर्किंग हैंड। ओके, सो और यू कैन डू, जस्ट आपने लगाया, यू कैन डू दिस ऑल्सो। ठीक है, ओके। माउंट्स तो दोनों हाथ में दिए हैं भगवान ने। तो माउंट्स तो दोनों मैटर करते हैं। हाँ, सो अगर उस तरीके से देखें तो वर्किंग हैंड, जैसा आपने बोला कि अगर कोई लेफ्टी है तो फिर वो तो लेफ्ट से करे, राइटी है तो मतलब इसको सिंपलीफाई अगर उस तरीके बोथ आर योर शुक्र माउंट्स। अगर आप लगा रहे हो, आप ईदर ऑफ द हैंड्स पे लगा सकते हो। मतलब सिंपल, फिर अगर वैसे देखें तो ऐसा कर लो कि दोनों पे ही लगा लो। तभी मैंने बोला कि आप लगा के ऐसे भी कर सकते हो। सो आई बिलीव नॉट टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स। करेक्ट। क्योंकि फिर क्या, अच्छा इस हाथ पे लगाना है, कितने बजे लगाना है, कब लगाना है, द लिस्ट इज एंडलेस, बिकॉज हर इंसान का दिमाग का जो सिस्टम है सोचने का, दैट इज डिफरेंट। सो एक कमेंट डालते ही 50 क्वेश्चंस नीचे लोगों के आ जाते हैं, डिफरेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो कीप द थिंग्स सिंपल, डोंट कॉम्प्लेक्स द थिंग्स। बिल्कुल सही, दैट इज माय मोटो। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब हम अब एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं, जब भाग्य देखने की बात करते हैं, ये तो हमारे वो चार्ट्स का कैलकुलेशन हुआ कि सिंपल है कि आपके पास में घर हैं, ग्रह हैं और राशियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर डेट ऑफ बर्थ जो है नहीं है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ तो है, सॉरी डेट ऑफ टाइम पास होगा। अब टाइम ऑफ बर्थ जब नहीं होता तब हम क्या करते हैं, हम प्रश्न कुंडली से उसका आंसर देते हैं। एंड व्हाट इज प्रश्न कुंडली क्या होती है? जिस समय आपके दिमाग में वो जब सवाल आया, उस समय का आपका टाइम, प्लेस और डेट पर्टिकुलर जो होता है वो लिया जाता है। एंड उस प्रश्न कुंडली का जो चार्ट बनता है, ऐसे ही सिमिलर जैसे हमारी जीवन की कुंडली बनती है, उसी तरीके से वो पर्टिकुलर चार्ट बनाया जाता है। एंड यू कैन आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस यू वांट, बट इट हैज टू बी क्रिएटेड। जैसे ही वो आपने क्वेश्चन पूछा, उसी समय, उसी टाइम का, उसी पर्टिकुलर मोमेंट का वो प्रश्न कुंडली बनेगी और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स दिए जाएंगे। और कई कबार क्या होता है, अगर प्रश्न कुंडली भी नहीं बनानी, देन वी हैव डिफरेंट मोडालिटीज। जैसे मैंने बताया, टैरो में हम लोग करते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड होता है। Okay. तो उसमें जब हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता तो हम टैरो कार्ड्स के थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड लेकर कि कौन सी दशा कहाँ पे क्या चल रही है और क्यों इफेक्ट हो रहा है, उसके थ्रू हम आंसर्स करते हैं। सिमिलरली जैसे हम कुंडली मैच करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी देयर इज अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट कि आप दो नामों का, दोनों का डेट ऑफ बर्थ लेकर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारे को टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी आपका कंपैटिबिलिटी, हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो चीज हम चेक करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज कि अगर हमारे पास टाइम भी नहीं है तो वी कैन वर्क ओवर इट। ओके, सो इसी में एक और जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत बार देखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है, ठीक है, और आपका जो नाम का इनिशियल है, उन दोनों की राशियां जो है वो अलग हो जाती हैं। अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल अपना ले लेता हूँ कि मेरा जो राशि है, ठीक है, वो कुंभ पड़ती है, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बट जैसे ही वो मैं नाम के हिसाब से जाते हैं तो वो फिर मेष में कन्वर्ट हो जाता है। सो उसमें से सही कौन सी है? देखो, सही दोनों है। अब नाम डिपेंड करता है कि आपने खुद, कई कबार पेरेंट्स खुद से रख लेते हैं, कई कबार पंडित जी से पूरा अक्षर लेकर फिर निकलवाया जाता है। तो आपका किस तरीके से हुआ था? हाँ, ये तो नहीं पता। तो अच्छा, नहीं पता, दैट इज परफेक्ट। तो जब पंडित जी ने हमें हमें अक्षर दिया, तो वो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से दिया, तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। बट हम उसको कंसीडर कहाँ पे करते हैं कि आपके ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स, आपके जीवन में आपका नजरिया, आप किस तरीके के आदमी हैं, उस तरीके पे, उन पर्टिकुलर फील्ड्स पे आपके जो इफेक्ट देखे जाएंगे। मगर अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है, आपके लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन करनी है, तो यस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इज द की, बिकॉज उसी के थ्रू हमारा चार्ट बनेगा, उसी के थ्रू, दैट इज लाइक अ स्कैन कॉपी, एक्सरे है वो हमारा। तो सारे जो मेजर प्रेडिक्शंस हैं वो सब आपके उसके थ्रू होंगे। नाम का जो गणित है, नाम के गणित से सिर्फ एट्रीब्यूट्स और आपके जो भी ट्रेट्स होंगे वो आपके बन सकते हैं, एंड गलत वो भी नहीं है। ओके, अब एक और जो है चीज इसी से जुड़ती है कि एक तो हम हो गया जो चार्ट के बेसिस पे, जिसको पंचांग या सॉरी मतलब आपने कुंडली बोल दी, कुंडली चार्ट। तो कुंडली चार्ट, एक तो चार्ट बन गए अपने,
और एक हो गया पामिस्ट्री, जिसको जो है, जो पहला आपने क्वेश्चन पूछा उसमें एक और चीज है, हमारी मून राशि भी अलग है और हमारी जो सन साइन है दैट इज आल्सो डिफरेंट। सन साइन हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और मून साइन हो गया कि हमारा मून उस समय कहाँ पे प्लेस था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी राशि बनी, उसमें भी अंतर आता है, और उसमें भी दोनों के ट्रेड्स काउंट होते हैं। ओके। हाँ, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, मतलब कैसे मतलब आपने देखा होगा कि मून राशि अलग होती है और सन साइन जो होता है वो अलग होता है। ओके। तो अगर आपसे राशि, आपकी मेन राशि जो कुंडली के अकॉर्डिंग देखी जाती है, दैट इज योर मून राशि। अच्छा, ओके। ज़ोडिएक हो गया सन साइन, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के थ्रू बना। तो मून साइन इज द मोस्ट एक्यूरेट साइन। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो अब एक हुआ हमारा जो हमने कुंडली के हिसाब से अपना भाग्य देखा, और एक हुआ जो पामिस्ट्री जैसे जो है, हाँ जी, ठीक है। सो उसमें हस्तरेखाओं के हिसाब से बिल्कुल जो है भाग्य की बात करते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग हो जाते हैं? मतलब हर मोडालिटी में सौरभ जी, हर मोडालिटी, चाहे पामिस्ट्री है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, सब मोडालिटीज अलग अलग हैं। ये साइंस इतना वास्ट है कि मतलब इसमें लर्न करने के लिए बहुत कुछ है। अलग अलग होती है ना दिशाएं और जड़ें एक पेड़ में से जो निकली होती हैं, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दीज आर ऑल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो आप एस्ट्रोलॉजी जैसे हमने डिस्कस करा इतना कि कुंडली के बेसिस पे और टाइम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमारा जब जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है, दैट इज ऑल एस्ट्रोलॉजी। अब पामिस्ट्री होती है हमारी हाथों को देखकर, जो हाथों की रेखाएं, हाथों के माउंट्स, हाथों पे कौन सा चिन्ह, चाहे वो ट्रायंगल का चिन्ह हो, चाहे वो क्रॉस का चिन्ह हो, चाहे वो जो भी चिन्ह हो हमारे हाथ पे, वो कौन सा चिन्ह कहाँ पे है, कितनी रेखाएं हमारे साइड्स में हैं, उन रेखाओं में से कितनी रेखाएं और निकल रही हैं, हर चीज इट इज अगेन अ वास्ट थिंग टू लर्न। अगर आप लाइफ लाइन देखें, कईयों की लाइफ लाइन ही आधे में टूट रही होती है, तो दैट मीन्स उस समय, और उसके बाद फिर आगे लाइफ लाइन है, तो उस समय लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर इशू आएगा ही आएगा। ओके। दैट पर्टिकुलर, और उसको अगर आप कोरिलेट करोगे कुंडली के साथ तो वो आप रीड कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, दिस इज ऑल्सो गाइडिंग यू। और आपकी उसमें करियर रेखा होती है, भाग्य रेखा है, आपकी दिमाग की रेखा है, आपकी हार्ट रेखा है, तो द एंटायर, और हमारे हाथ पे भी सारे माउंट्स होते हैं डिफरेंट हमारे ग्रहों के। और साथ ही साथ हर किसी को हाथ आगे कर दिखाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अपना भाग्य उससे भी जाता है। अच्छा, हाँ जी। ये क्या साइंस, ये हमने सुना तो बहुत है कि मतलब अगर किसी को नहीं ढंग से देखना आता, जैसे मस्ती में हम लोग, जब हम लोग यंग होते हैं तो मस्ती में किसी को भी आगे हाथ कर देते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अपना लग जाता है उससे। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आप दिखा रहे हो किसी को, तो जिसको आता है उसको दिखाइए, रैंडमली लोगों को जस्ट फॉर इंटरेस्ट मत दिखाइए, बिकॉज आपका खुद का लक उससे जाता है। ओके। बिकॉज किसी के मुंह से भी कोई भी वाणी निकली, इट इज एनर्जी, राइट जी। आपने वो थॉट, आपने वो एनर्जी क्रिएट कर दी। अब वो सही है गलत है, जिसको आता है उसको तो आता है, जिसको नहीं आता उसने तो कुछ भी बोला, तो वो एक एनर्जी तो क्रिएट करके यूनिवर्स में डाल दी। राइट। सो कुंडली की जब बात करते हैं तो 2 बार जिक्र कुंडली का ज्यादा आता है जीवन में। पहला है जन्म के समय पर, हाँ जी, जो कुंडली बनती है, हाँ जी, और फिर वो कुंडली अक्सर खोली जाती है जब शादी का विवाह के टाइम पर, ठीक है, कि हाँ वो मैच कराते हैं, हाँ जी, कुंडली मैचिंग, ठीक है। सो उसका कुछ टिप्स बताइए, बिकॉज क्या होता है कि उस फेर में बहुत लोग फंस जाते हैं। पंडित के पास जाना है, फिर वो गुण मिलाने हैं, अब वो गुण मिले कि नहीं मिले, उसी की उस पे शादी इम्पैक्ट करती है। लव मैरिज वालों को तो हम बोलते ही नहीं कि आप कुंडली मैच करो, जब तुम्हारे दिल मिल गए तो उसके बाद डाउट्स मत लाओ। ओके। लव मैरिज वालों को तो हम बोलते ही नहीं आप कुंडली पे जाओ, बिकॉज आप साथ में हो। अब अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने XYZ ने आपके मन में वहम डाल दिया, आप तो रह गए उसी वहम में से। और कभी भी कोई भी लड़ाई होगी तो आप तो उसी पे चले जाओगे कि हाँ यार ये चीज हुई थी, ये चीज कही थी। हाँ। तो हम जो लव मैरिज के केसेस, तो मैं मना ही कर देती हूँ कि तुम्हारी कुंडली मैच है भाई, तुम करो, राइट। तो उनकी कुंडली मैच ही मत करो, क्योंकि उनका कनेक्शन पहले से ही बन चुका है। अब जो फ्रेश केसेस जो आते हैं अरेंज मैरिज वाले, उनके लिए हाँ मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कुंडली मैच करनी चाहिए, क्योंकि गुण मैचिंग है। काफी चीजें, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप लोगों की सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों का टोटल आपसी तालमेल, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो, कौन से पाथ पे हो, इमोशनली कौन से पाथ पे हो, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो कुंडली मैच करना इंपॉर्टेंट है।
अच्छा। हाँ, और उसमें भी मैं बोलूंगी कि सेल्फ डॉक्टरी जो आजकल सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं उसमें डाल के सेल्फ डॉक्टरी ना करें, बिकॉज डॉक्टर को भी अपना काम पता है कि क्या चीज कहाँ से रीड करके कौन सा प्रॉब्लम दिख रहा है और कौन सा नहीं दिख रहा है, जो एज अ लेमैन आपको नहीं दिखेगा। आप सिर्फ गुण देखोगे और आप हट जाओगे, जी मैच हो गई। नहीं, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्रॉपर पर्सन जिसको नॉलेज है, जो बताए कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी से हटके अपने 3 विधाओं की अभी जब हम लोग बात करें, जब भाग्य के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है। तो एस्ट्रोलॉजी से आगे बढ़ते हुए अगर न्यूमरोलॉजी पे आए, सो कैसे काम करता है, अगर थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के साथ में बता पाए। न्यूमरोलॉजी इज जैसे आपका, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जून, सो न्यूमरोलॉजी में हमारा होता है देयर इज अ रूलिंग नंबर, देयर इज अ डेस्टिनी नंबर। तो रूलिंग नंबर तो आपका हो गया, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रूलिंग नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं 22 हूँ तो 22 जून के हिसाब से सिर्फ वी विल टेक द 22 विच इज नंबर 4, सो माई रूलिंग नंबर इज 4। एंड डेस्टिनी नंबर हो गया आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ विद द ईयर और उसका टोटल कैलकुलेशन, एंड यू हैव टू सिंगल इट डाउन ऑन 1 डिजिट। ओके। तो उसमें भी हमारे जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं और उसके बेसिस पे ही सारा गणित है। एंड देन वी हैव ग्रिड्स, वी क्रिएट द लोशो ग्रिड्स, उसमें हम आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं एंड चेक करते हैं कि आपका कौन से नंबर्स मिसिंग हैं और कौन सी रेमेडीज इनको देने की जरूरत है, जिसकी वजह से इनको एग्जैक्ट जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, लाइक कईयों का इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है, तो इनको कौन सा नंबर हम अगर इनके लोशो ग्रिड में ऐड करें तो इनका इमोशनल पाथ अपलिफ्ट हो सकता है। अगर इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल है और इमोशंस ही मिसिंग हैं तो उनको कौन सी रेमेडीज देनी है। तो न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन अ वेरी कलर थेरेपी पे काम करते हैं हम लोग कि इनके बेडरूम्स में, इनके ऑफिसेज में कौन सा कलर एनहांस करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स रखवाते हैं। न्यूमरोलॉजी के जितनी भी हमारी रेमेडीज हैं दैट इज मोर बेस्ड ऑन द कलर्स, द सीनरीज, द क्रिस्टल्स। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। हाँ, इट इन्वॉल्व्स मोर। मैं बोल रही हूँ, तो ब्रांचेस हैं, ये तो खुलती जाएंगी। तो और न्यूमरोलॉजी में जो मेजरली आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही बच्चों के करेक्टेड नेम्स चाहते हैं, बिकॉज पीपल आर नाउ अवेयर कि हाँ न्यूमरोलॉजी से फर्क पड़ता है। एंड आई पर्सनली ऑब्वियसली मैं तो ऑलरेडी इस लाइन में हूँ, बट आई हैव सीन केसेस जिनके पास मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ क्लाइंट जिसकी टेंडेंसी थी वो कोई भी काम शुरू करती थी, बीच में शी यूज्ड टू स्टॉप इट, फिर नया चीज। शी हैड अ टेंडेंसी, और वो उसका एक पैटर्न था शुरू से अगर देखा जाए। और दिस इज नॉट विद वन पर्सन, दिस इज आई हैव चेक्ड इट ऑन सो मेनी क्लाइंट्स दैट दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेल नोन कॉमन थिंग विच इज हैपनिंग। एंड जैसे ही ये प्रॉब्लम हमें दिखती है हम सबसे पहले नेम चेक करते हैं कि नेम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू होगा, जस्ट चेक द नेम। एंड वंस द नेम इज करेक्टेड एंड इट इज ऑन द राइट नंबर, मतलब द कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास एक नंबर है उसके साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन है विच इज प्री क्रिएटेड, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज फॉर द फ्रेंडली नंबर्स, एनिमी नंबर्स, एंड व्हाट डू यू कॉल द न्यूट्रल नंबर्स। तो जब हम नेम करेक्ट करते हैं तो वी वांट द नेम एंड एज वेल एज द सरनेम टू फॉल ऑन द फ्रेंडली नंबर। Okay. If it's on the enemy number, that means आपको अपने नाम का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। और हम कहीं पर भी काम करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, व्हाट इज द मेन थिंग, हमारी आइडेंटिटी क्या है, दैट इज आवर नेम। तो अगर हमारा नेम ही करेक्टेड नहीं है, हमें हमारे नाम की ही एनर्जी नहीं मिल रही, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। आपने सुना होगा कई जो नाम होते हैं उनमें खुद में ही इतना पोटेंशियल होता है, और कई बिल्कुल रेगुलर नाम होते हैं। तो नाम भी हम ये बोलते हैं कि जब आप नाम बच्चे का रखो तो नाम पता चलना चाहिए कि वो नाम है। डोंट गो फॉर वेरी कॉमन। आपने देखा होगा आजकल कितने अच्छे अच्छे यूनिक नेम्स पेरेंट्स ले रहे हैं, सो द नेम हैज टू बी अ वेरी पावरफुल नेम। और जब उसको हम करेक्ट करके फ्रेंडली नंबर्स पे ले आते हैं तो उनका सारा जितना भी जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, लाइक मैंने उस क्लाइंट का बताया, शी हैड अ टेंडेंसी टू लीव एवरीथिंग इन बिटवीन हाफ वे थ्रू। तो जब उसका वो नेम करेक्ट हो गया, जो उसने प्रोफेशन तब अपना शुरू कर रखा था, till date she's in the same field and she's excelling. I myself, I did my name also, I corrected mine. My name is with double M, and I know it worked for me as well, and it really helps. हमने देखा भी है कि काफी सारे आप देखो, हाँ, सेलिब्रिटीज का देखो, हैं, इवन काफी सारे शोज भी अपने टाइटल जो है एब्सोल्युटली। एकता जी तो सारे शोज अपने अल्फाबेट्स चेक करवा के करवाती हैं। हाँ, इवन करण जौहर भी, करण जौहर, हाँ, सब मूवीज का एवरीथिंग इज द विद के।
और जो बिजनेसेस आप शुरू करते हैं, बहुत लोग कार्य अपना शुरू करते हैं, कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, वो लोग आते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग कि हमें ये कंपनी 3-4 ऑप्शंस वो मुझे देते हैं। आई टेल देम कि आप मुझे 3-4 ऑप्शंस दे दो, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू कि कौन सा नाम आपके लिए सबसे एप्ट रहेगा। ओके। उनके डेस्टिनी नंबर के साथ फिर उसको कोरिलेट करके उनके फ्रेंडली नंबर्स पे लाकर फिर उनको वो नाम सिलेक्ट करके दिया जाता है एंड देन दे स्टार्ट देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंगली। ओके। सो ये जो नंबर्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये नंबर्स भी ग्रहों से ही रिलेटेड है? देखो नंबर तो जो देखो 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, ये तो गिवन गणित है, ये हर जगह के लिए गिवन गणित है। हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो अगर आप बता पाए कैसे काम करती है न्यूमरोलॉजी, और कुछ अगर एग्जांपल्स के साथ में ऑडियंस के लिए दो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने समझाया न्यूमरोलॉजी का, हमने रूलिंग नंबर, डेस्टिनी नंबर बताया। तो रूलिंग नंबर यूजुअली हम यूज करते हैं अगर आप बिफोर, अगर आप 35 इयर्स से नीचे हैं तो हम रूलिंग नंबर कंसिडर करते हैं। अदरवाइज हम डेस्टिनी नंबर, जो कि हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है, सिंगल डाउन टू 1 नंबर। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 28-3-19, अगर उसको देखा जाए तो उसको अगर हम सिंगल डाउन करते हैं, विच इज 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर वैसे भी मैंने जैसे बताया कि मून का नंबर है, तो मून का नंबर आपको वैसे भी बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, आपके इमोशंस काफी, आप जब सोचते होंगे या कुछ भी कार्य करते होंगे तो दिमाग से ज्यादा आप दिल से काम लेते होंगे। हो सकता है। आई नो, यहाँ पे ऑब्वियसली पब्लिकली आप नहीं बोलेंगे, बट देन 2 नंबर का मून से रिलेटेड, मून करता है हमारे मन का मालिक है। हाँ। तो 2 नंबर तो वैसे ही आपको बहुत ज्यादा इमोशंस का अप डाउन, मूडी बनाता होगा। एंड अगर हम कमिंग बैक टू द न्यूमरोलॉजी पार्ट, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली अगर आपका नाम, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर हमें नेम करेक्ट करना है तो नेम करेक्शन कैसे वर्क करता है। सो नेम करेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसको हमने, आई जस्ट शो दिस ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी। सो सौरभ दीक्षित इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनका 28-3-1987, और सिंस ही इज अबव 35 वी विल कंसिडर द डेस्टिनी नंबर, जो कि इनके पूरे 2 + 8 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 7 which comes out to 2. So that is the total। और 2 नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास न्यूमरोलॉजिकली हमारे फ्रेंडली नंबर हैं इनके 1, 2 और 3, एनिमी नंबर्स हैं इनके 4, 5 और 7, न्यूट्रल नंबर्स हैं इनके 6, 8 और 9। तो अब ये नंबर्स हमारे प्रीडिफाइंड नंबर्स हैं, और हर जैसे SAURAB, वो भी न्यूमरोलॉजी में हमें हर अल्फाबेट के साथ एक नंबर एसोसिएट करके दिया गया है, जिस सिस्टम से हमारी न्यूमरोलॉजी की सारी गणित वर्क करती है। तो उस गणित के अकॉर्डिंग मैंने इनके सौरभ दीक्षित के सारे जितने भी नंबर्स उन पर्टिकुलर अल्फाबेट के साथ एसोसिएटेड हैं वो कैलकुलेट करने के लिए नीचे लिखे हैं। लाइक S + A + U का टोटल आएगा 3 + 1 + 6 + 2 + 1 + 2 + 5 which comes out to 20। तो सौरभ का टोटल आया 20, एंड सरनेम का सिमिलरली हम दूसरी साइड करते हैं with a gap which is Dikshit which comes out to 15। Now we have to single it down to 1 digit number, क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक के ही जैसे मैंने बताया कि 9 हमारे जो मेन नंबर हैं ग्रह एसोसिएटेड हैं, और जैसे भी आप उसको बोलना चाहें। सो 1 to 9 में सिंगल डाउन करेंगे, एंड सिंगल डाउन करके वी विल चेक, दिस कम्स आउट टू 2 विच इज अ फ्रेंडली नंबर फॉर हिम, सो नो नीड टू चेंज हिज नेम इज एब्सोल्युटली फाइन। और दीक्षित का देखें अगर तो 6 विच कम्स आउट टू ऑन अ न्यूट्रल नंबर। तो हमें ये बताया गया है, और हमने जो चीज देखी भी है क्लाइंट्स के साथ, कि अगर किसी का एनिमी नंबर पे आता है नेम, डेफिनेटली नेम करेक्शन मांगता है। जैसे आप देखोगे आजकल तो इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं, आयुष्मान खुराना है, और आपके जैसे करण जौहर मूवीज हैं सारी की सारी, सब नेम करेक्शन के बिना तो वो लोग चलते ही नहीं है। एंड यू कैन सी द पहले का ग्राफ और बाद का ग्राफ, इट आंसर्स इट ऑल इन इटसेल्फ। तो आपके केस में जैसे आपका ये फ्रेंडली नंबर पे है, नेम करेक्शन इज नॉट नीडेड। न्यूट्रल को भी हम कंसिडर करते हैं कि न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल पे आ रहा है दैट कैन बी कंसिडर्ड, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बट यही न्यूट्रल अगर कहीं आपके सौरभ पे आया होता तो मैं बोलती कि इसको किसी तरीके से फ्रेंडली नंबर पे ले आओ टू गेट द एग्जैक्ट फुल बेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ योर नेम। तो यू लकी, द नेम करेक्शन इज नॉट नीडेड फॉर यू। चलिए, हम बच गए और कंसल्टेशन फीस भी बच गई। Yes. बाकी सब अपना अपना देख लो। तो जी सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि अगर एनिमी नंबर पे है तो नेम करेक्शन इज मैंडेटरी। आपके काम भी रुकेंगे, आपको परेशानियां, आपको ओवर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चीजों को आसानी से नहीं पा पाएंगे। अच्छा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी वो हर इंसान को करनी है, पर
यस, नेम करेक्शन वर्क्स। हाँ, और अगेन वो जो हमने शुरुआत में बात करी थी, सो कर्मणा इज इम्पोर्टेंट। यस, और कर्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एबीसी का रूल पहले ही बता दिया। अच्छा बोले और क्रिटिसाइज और सेल्फ ब्लेमिंग कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं हुई, ये चीज वैसे होनी चाहिए थी। अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा स्वभाव रखो और अच्छी वाणी बोलो। क्या बात है। सो न्यूमरोलॉजी तो आपने मतलब एकदम समझा दी है, अब सब अपना घर पे बैठ के कैलकुलेट कर लेंगे अपना। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी विधा भाग्य के लिए आती है वो आती है टैरो कार्ड रीडिंग। हाँ जी। ठीक है, ये कैसे काम करती है? कैसे? ये सारी मोडालिटीज अब आ रही हैं, एंजल हीलिंग, एंजल गाइडेंस और टैरो, ये सब हमारी ना वेस्टर्न साइड से आ रही हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये चीजें बहुत ज्यादा, यू नो, दे यूज्ड टू होल्ड पार्टीज और लेडीज वहां पे बैठकर अपना टैरो कार्ड्स एंड क्रिस्टल बॉल रीडिंग और कॉफी मग रीडिंग ये सब करा करती थी और करती हैं। सो ये सब बाहर से हमारा जो मोडालिटीज आ रही हैं ये उसमें फॉल करता है टैरो। और टैरो में भी हमारे पास टोटल नंबर 78 कार्ड्स हैं, जिसमें मेजर और माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं और हर कार्ड की इंटरप्रिटेशन है। आपके पास डिफरेंट स्प्रेड्स हैं। Okay. Like you have the past, present, future वाला स्प्रेड, then you have the astrological spread, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिनके टाइम नहीं होता है तो आप अगर वो चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आप सारा देखकर बताओ तो हम एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड उनके लिए यूज करते हैं। देन अगेन इन टैरो ऑल्सो वी हैव अ वास्तु स्प्रेड। अच्छा, वास्तु स्प्रेड है उसकी भी, और इन एवरी स्प्रेड हैज गॉट अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ कार्ड्स कि कितने उसमें आप कार्ड्स निकालोगे, किस तरीके से कार्ड्स को प्लेस करोगे, कौन सा कार्ड किस पर्टिकुलर एंगल को आंसर करेगा। एंड अ गुड रीडर शुड बी एबल टू एक सिंगल कार्ड है, अगर उस कार्ड को देखकर वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसने वो नॉलेज कहाँ से ली है। बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ जो कि अगर आपने ऑनलाइन नोटिस करा होगा तो 99 रुपए में न्यूमरोलॉजी टैरो सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो क्या मतलब, आप मुझे बताओ 100 रुपए में आप पूरी विद्या हासिल कर लोगे? इट्स अ जोक। बिल्कुल है। मतलब इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, सर्टिफाइड चीजें हैं, कोर्सेज हैं, पूरा मटेरियल, लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, आप उसको 99 रुपए में कैसे सीख लोगे भाई? और जब इतने सारे रीडर्स हो जाते हैं तभी वो पूरा जो मतलब, तभी मैं बोलती हूँ द रीडर हैज टू बी वेरी गुड एंड उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या बता रहा है। क्योंकि आपने तो मुंह से शब्द निकाल दिए, एनर्जी क्रिएट कर दी, तो वो एनर्जी ठीक क्रिएट होनी बहुत जरूरी है। राइट। तो टैरो वर्क करता है, आपके डिफरेंट स्प्रेड्स हैं। आप यू हैव अ क्लाइंट, आपका क्लाइंट आपसे सवाल करता है, आप वो जो रीडिंग करते हो स्प्रेड के अकॉर्डिंग करते हो। और जब एक एक कार्ड उठाया जाता है, आप रैंडमली कार्ड नहीं उठाते हो, आप बहुत सोच समझ के कार्ड उठाते हो। जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आप वो पर्टिकुलर कार्ड उठा रहे हो, उसके बेसिस पे हम लोग एज रीडर्स आपको एक गाइडेंस, आपकी प्रिडिक्शन दे रहे हैं। सो इट इज डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड विद द यूनिवर्स कि आपको यूनिवर्स क्या उठाने को बोल रहा है और क्या प्रिडिक्शन मैं एज अ रीडर आपको दे रही हूँ। So tarot also works very nicely and it is a very it is a very nice this thing अगर आप पूछो। So अभी डिस्कशन जब हो रहा था तो मुझे अचानक से एकदम याद आया कि वापस अगर बस एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी से लेकर के, जो हम बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ का। हाँ जी। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल होता है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है वो अलग होता है। तो क्या उसका फर्क पड़ता है भाग्य पर? भाग्य पर उसका असर, आप अगर किसी से रीडिंग करवा रहे हो तो आप अपना एक्यूरेट वाला ही दोगे। हाँ, राइट। पेपर वर्क पे आपने क्या करवाया और क्यों करवाया उसका तो XYZ रीजन रहा होगा। सो दैट डजंट रियली मैटर। हाँ, ठीक है, ओके। सो मतलब उसका कोई फर्क नहीं और जितना भी अपने पेपर्स को क्लीन और राइट रखोगे कि क्या आपने अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन डाली, आप उसको आगे पीछे ना करें। जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो ट्राई करो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन डालो। नहीं, आजकल तो काफी मतलब ये देखा है आसपास कि होता है वो कि बच्चे का है एज 2 साल कम करा के लिखवाना है। वो लिखवाना वाला पर्पस इज डिफरेंट। वो तो आप अपने उसको तो जुगाड़ वाला काम बोलेंगे। तो वो जुगाड़ वाला काम तो देखो इंडिया में चलता ही चलता है, बट जितना हो सके ना करें। ओके। और कई लोग जैसे बात करते हैं कि
मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी करेक्टेड होते हैं, कनेक्शन एंड और मोबाइल नंबर भी करेक्टेड करवाए जाते हैं, आपके गाड़ी के नंबर करेक्ट करवाए जाते हैं, आपके हाउस नंबर तक करेक्ट करवाए जाते हैं, इवन गाड़ियों के नंबर भी। एग्जैक्टली और उसका भी तरीका होता है, उसका भी बहुत ही तरीका किस तरीके से है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका हाउस नंबर है, हाँ, A107 आपका हाउस नंबर है, ओके, तो अब वो आपके न्यूमरोलॉजिकली मैच करता है कि नहीं करता। अब A107 को हमें लाना है 107 का टोटल हो गया 8 जी, ठीक है। अब उस इंसान का 8 अनलकी नंबर है और उसको लेकर आना है 9 पे, तो हम क्या करेंगे, A107 जहां पे हमने लिखा, मैं बताती हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम क्यू कार्ड। A107 वाली जो उसकी नंबर प्लेट है जो कि 8 पे थी, हमें 9 पे लानी है, तो हम छोटा सा एक नंबर 1 लगा देंगे साइड में। तो उस मोबाइल नंबर को किससे मैच करेंगे, किस नंबर से मैच करेंगे? आपके अगेन डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही, रूलिंग नंबर के अकॉर्डिंग होगा, फ्रेंडली नंबर के अकॉर्डिंग उसको लाना होगा। तो अब अगर जैसे हमारा मोबाइल नंबर है 9810xxx और एंड में जो भी है, तो हम वी डोंट स्टार्ट विद 9, ओके, वी टेक द रेस्ट 9 नंबर्स, नॉट द 9 नंबर नहीं लेंगे उसमें। अच्छा, हाँ, तो जो बाकी के 9 नंबर हैं पीछे के वो लेंगे हम। ओके ओके, एंड फिर उसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके उसका टोटल किस पे आ रहा है, वेदर इट्स ऑन द फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम गाइड करते हैं। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई थी कि आपके साथ ये वाला मैच कर रहा है, गो फॉर दिस नंबर। बहुत बढ़िया। सो आजकल तो मतलब अपना आज के समय में रिसेंट टाइम हॉट टॉपिक है ये तीनों जो है विधाएं मिला करके, जो है अगर उसका प्रेडिक्शन कुछ करना चाहें, इलेक्शन आने वाला है, तो आपने किया है कोई प्रेडिक्शन इलेक्शन का? क्या बोलती है आपकी प्रेडिक्शन तीनों विधाओं के हिसाब से? तीनों विधाओं के हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन तो नमो नमो ही बोलती है। अच्छा। क्योंकि जो मोदी जी के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो सितारे हैं 8 नंबर वो हैं, ओके, 17 सितंबर का उनका डेट ऑफ बर्थ है, 8 नंबर उनका है, सैटर्न का नंबर है, सैटर्न का साल है 2024 चल रहा है, बहुत प्रबल चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि नमो नमो ही होगा। एंड प्लस उनका जो बर्थ चार्ट में चीजें बैठी हुई हैं जिस तरीके से, उनको हिलाना डिफिकल्ट है, एंड ही विल कम अप विद, इंटरनेशनली भी वो काफी हाई जाएंगे। ओके, चलिए, तो आखिर में आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे, ये तीनों ही विधा इस तरीके की हैं क्योंकि भाग्य से संबंधित है, तो बहुत सारे सवाल आपके पास इससे जुड़े हुए आते होंगे, आपको जवाब भी देना होता होगा, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको लगता होगा कि ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो कौन से सवाल हैं ऐसे जो आप सजेस्ट करोगे ऑडियंस को कि वो सवाल जो है नहीं पूछने चाहिए? ऑडियंस को मैं सिर्फ ये एक चीज बोलूंगी कि किसी से भी अगर कोई बीमार है या कोई भी आपके घर में बड़ा बूढ़ा है, कोई भी इंसान ऐसा है, किसी से भी रिलेटेड आप डेथ के सवाल ना पूछे, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वी एज अ रीडर्स हमें बताना भी बहुत, हम फंस जाते हैं कि इनको क्या बोलें, आगे से क्या जवाब दें, तो हमें फिर वो चुप रहना पड़ता है बिकॉज टाइम सब कुछ बता देता है खुद ही। तो आपका डेथ से रिलेटेड जो सवाल है वो मत करिए। कई कबार हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि ये सवाल ना पूछें, फिर भी सामने वाले लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। देखो, अगर हम एज अ रीडर आपको कोई चीज नहीं बता रहे हैं तो वो आपके बेहतरी के लिए कि हम आपको नहीं वो चीज बता रहे हैं, मे बी द टाइम फ्रेम इज अ बिट लॉन्गर। और अगर मैं आज किसी को बोल दूं जी 10 साल तुम्हारे खराब हैं, वो तो बंदा बिल्कुल एफर्ट डालना ही बंद कर देगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि यार कुछ समय रह गया है, आप अपना मेहनत करो एंड चीजें रंग लाएंगी आपके लिए, तो डोंट इंसिस्ट ऑन द क्वेश्चन। वी एज अ रीडर हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। हम आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, हम उनको पॉजिटिव एनर्जी डालकर वापस भेजते हैं ताकि फुल एंथू से अपना काम आगे बढ़ें और अपना पूरा बेस्ट डालें। तो अगर हम जिस तरीके से आपको आंसर्स दे रहे हैं उसमें से और आंसर्स निकलवाने की कोशिश ना करें। वो बहुत लेडीज की और जेंट्स की बहुत आदत रहती है कि आगे से आगे वो कुरेदने वाले काम नहीं होते कि पूरा और इन्फॉर्मेशन आ जाए और इन्फॉर्मेशन आ जाए। वो तो क्यूरियोसिटी रहती है खैर, पर हम अगर जो चीजें नहीं बता रहे ना उसका रीजन है, कुछ चीजें ना जानने में भलाई है। एब्सोल्युटली, कुछ चीजें नहीं जाननी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि ना जानो। और ये वाकई में है, मतलब ये सवाल एक्चुअली जो है मैं जितने भी हाँ जी सॉरी, जैसे मैंने डेथ वाला एग्जांपल दिया तो आई हैड क्लाइंट्स जिनके कुछ पेरेंट्स वगैरह का था इशू एंड दैट पर्सन वाज इन आईसीयू
और उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा मंशा ऐसे ऐसे है, पापा का ये है, तो आप मुझे बताओ कि वो उनका आपको क्या दिख रहा है, वो बच जाएंगे। अब दिस इज अ वेरी दिस थिंग यार, आप किसी का ऐसे, वो भी फादर जैसे इंसान का, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मैं ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था कि कल उनका एक्सपायर हो जाएगा, तो पर मैं नहीं बोल पाई उसे भी, शी बीइंग माय फ्रेंड एंड उनकी डॉटर है, मैं उनको कैसे बोल दूं। तो मैंने उसका आंसर ही नहीं दिया एंड मॉर्निंग में उसका खुद मुझे कॉल आ गया। सो बहुत बार चीजें जब हम ना बोलते हैं तो वो ना बोलने में ही बेहतरी, बिकॉज हमें एज अ रीडर वी आर नॉट सपोज टू टेल प्रिडिक्ट किसी का डेथ, किसी का अगर कोई लॉन्गर ड्यूरेशन का प्रॉब्लम है तो हमें वो चीजें नहीं बोलकर उनको डिसहार्टन करना। सो द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड। और ये बहुत, आपने जो बोला ना, ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ। जो आपने डेथ वाला जो है बताया, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर से अभी तक हमारी बात हुई, ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जानना, जितना जो चीजें जानना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना है कि क्या चीजें नहीं जाननी। एग्जैक्टली, ज्यादा नॉलेज भी अगर आप देखो ना, ज्यादा नॉलेज भी किलिंग है। हाँ, क्या चीजें नहीं पूछनी चाहिए, और उसमें ये बहुत कॉमन है। इवन इस कॉन्टेक्स्ट तक भी है जो पहले हमने पॉडकास्ट किए, इस कॉन्टेक्स्ट तक भी है कि मदर फादर जो है उनका जाकर के पूछते हैं कि भाई कितने दिन बचे हैं बताओ। हाँ, दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब एज अ चाइल्ड आल्सो दैट इज वेरी रॉन्ग, इट्स एथिकली आल्सो रॉन्ग, एंड उसका आंसर लेना तो और भी रॉन्ग है यार। मतलब तुम्हारे माँ बाप है, जितना समय उनके चरणों को हाथ लगाओ और आगे बढ़ो। और वो आपने, वो बिल्कुल सही बात है, वो आपने अपने 3 फॉर्मूला में बताया ही है। हाँ जी, है ना, कि वो आशीर्वाद जो है लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना आगे बढ़ो अपना, और अपनी जिंदगी में जितना जिसके साथ अच्छा हो सके वो करो, बिकॉज अच्छाई ही मैटर करती है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। मंशा जी, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में एंट्री करेंगे, जो है क्विक चेक विद एक्सपर्ट। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप उनको अंधविश्वास मान लीजिए या जैसा भी है, बट भ्रम की स्थिति तो जरूर है उन सवालों पर। तो वो हम आपसे जो है, जो आए हैं हमारे पास, ठीक है, वो आपसे एक एक करके चेक करेंगे। उस पे आप थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो पहला है कि सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या है? सूर्य को जल देने का तरीका सबसे ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने करा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना तड़के, मतलब जितना जल्दी अगर आप ये काम करते हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। ओके। ये नहीं कि आप 1 बजे उठ रहे हो तो आप मैं सूर्य को भी जल चढ़ा दूं, दैट इज अ रॉन्ग। आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो उससे। तो सूर्य को जल चढ़ाना है, उठो जल्दी, नहाओ, तैयार हो और अपना जाओ बाहर। सूरज को एक तांबे का लोटा लो, उसमें चीनी डालो, उसमें थोड़ा सा चावल डालो, सूर्य को जल दो, पूरे अपने शिद्दत से दो, और यू कैन से चैंट द सिंपलेस्ट ऑफ मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलो और जल चढ़ाओ। और सूर्य ही है हमारे कार्य क्षेत्र में, हर चीज में हमें तरक्की दिलवाने वाला। तो उसको जब आप जल दे रहे हो, सूर्य इज लाइक योर फादर, सो उसमें जितनी रिस्पेक्ट, जितने अच्छे से आप, जितनी शिद्दत से आप करोगे, इट पेज। ये नहीं कि आप 1-2 बजे जाकर आप मैं सूर्य को जल चढ़ाने जा रहा हूँ जी, मैं तो अभी उठाऊं, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। और एक वो भी, मतलब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि कई लोग बोलते हैं कि जल जब चढ़ाते हैं, हाँ, तो चढ़ाते हुए सर के ऊपर तक लेकर के जाकर के तब चढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट सिंपल दिस, सिंपल व्हेन यू डू इट, इट हैज टू बी लाइक दिस। ओके ओके। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो आपके यहाँ तक तो आपका, जहाँ इफ यू स्टैंडिंग, तो आपका हाथ तो इतना रहेगा ही रहेगा ना, तो आपके हेड के उस पे तो आ ही गया ना। राइट राइट। जैसे इलेक्शन का टाइम अभी आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आने वाली है, वो है एग्जाम्स बच्चों के। सो ऐसा कोई मंत्र है, क्योंकि इस समय पर तो सबसे ज्यादा यही है ना, वो अब चाहे वो वाले फाइटर्स जो हम लोग के समय में बोले जाते थे, कि अभी भी बोले जाते हैं कि 1 नाइट फाइटर है हम लोग तो। एक रात पहले पढ़ना है। हाँ। अब लेकिन उसमें समस्या ये है कि अब वो इतना सारा सिलेबस याद कैसे होगा? इतना सारा सिलेबस, और जिस तरीके से स्टडीज का पैटर्न चल रहा है, हम लोग रोज स्कूल जाने वाले बच्चे थे। हाँ। अब के बच्चे, इनकी कभी पॉल्यूशन ब्रेक है, कभी कोविड ब्रेक है। हाँ। तो अब तो स्ट्रक्चर ही पूरा बदल चुका है स्टडीज का। हाँ। और बच्चों का गैजेट्स में इतना ज्यादा रुझान, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि पेरेंट्स की वो सुनते ही नहीं है। इट इज अ सेकेंड लेवल एडिक्शन। सो थोड़ी सी उनकी भी मदद कर देते हैं। कोई ऐसा मंत्र है जो याद रखने में थोड़ा सा उनकी मदद करे? सबसे अच्छी चीज जो मैं सब अपने स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके तो स्टडी टेबल पे एक सरस्वती माता का चित्र, एक साइड पे सरस्वती माता का चित्र, एक साइड पे गैप देकर गणेश जी का चित्र,
तो ये लगाना मैंडेटरी है। और हम लोग स्विच वर्ड्स भी देते हैं, जैसे अब स्विच वर्ड्स अगर आपने सुना नहीं है तो मैं थोड़ा सा इलैबोरेशन दे देती हूँ। दीज आर चैंट्स, जैसे हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया गायत्री मंत्र है, तो स्विच वर्ड्स हैं, ये प्री क्रिएटेड चैंट्स हैं जिनको 41-31 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। इनके एनर्जी सर्कल्स बन जाते हैं कि आपने वो चैंट पर्टिकुलर लिखा, उस पर सर्कल बनाया एक पर्टिकुलर कलर के पेन के साथ, और वो उसके स्टडी टेबल पे लगा दिया, या फिर आपने स्टडी टेबल पे नहीं लगाया अगर तो उसके बुक्स के बीच में रख दिया। या द बेस्ट पार्ट, इफ द पर्सन कैन चैंट, अगर आपने बच्चे को बोल दिया कि जस्ट इसको 40-41 बारी 40-41 टाइम्स इस चैंट को बोल लियो, तो हम स्विच वर्ड्स भी देते हैं। स्विच वर्ड्स बहुत मैजिकली वर्क करते हैं आजकल। स्विच वर्ड्स और चैंट्स मैं जितनों को भी दे रही हूँ, दे आर लाइक गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। लाइक अगर आपने मुझसे अभी स्टडी का पूछा तो स्टडी के लिए आई विल से विस्पर 53 फैथम केयर रीच, दिस इज अ स्विच वर्ड फॉर स्टडीज के लिए, जो कि बच्चे अपना रिटेन नहीं कर पा रहे या फोकस से नहीं पढ़ पा रहे, तो उसके लिए ये चीज ये बोल सकते हैं। अगर नहीं बोल सकते तो उसका एनर्जी सर्कल बनाकर उनके आप स्टडी टेबल पे पेस्ट कर सकते। सो अगला है, काल सर्प दोष होता है या नहीं? होता है तो कुंडली में कैसे देखा जा सकता है? बिकॉज है क्या ना कि कुंडली में देखने की बात इसलिए है जरूरी समझना कि जब आप कुंडली लेकर के किसी पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं किसी, तो उस समय पर आजकल देखते हैं कि वो 10 में से 5-7 केसेस में तो बता ही देना है कि काल सर्प योग आ गया। तो उसको चेक करने का कुछ है कि अगर उन्होंने बताया है तो मतलब ऑडियंस चेक कर पाए कि हाँ ये चीजें चेक करके काल सर्प योग तब होता है कि जब आपका राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, वो राहु और केतु ऑपोजिट हो जाएंगे, आमने सामने दुश्मन, और बीच में सारे ग्रह फंस गए, दैट इज काल सर्प योग। और अगेन मैं वही बोलूंगी कि आप लोग एज अ लेमैन उसको नहीं चेक कर पाओगे। अच्छा, जाना किसी विज्ञानी के पास ही पड़ेगा। और वही अगेन मैं बोलूं कि डॉक्टर कैसा हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जिसको नॉलेज हो। क्योंकि काल सर्प योग की भी वो पूजा बताएंगे आपको, और खाम खा के पूजा, खाम खा के मंत्रों में कि हम आपकी इतने की पूजा करा देंगे, उतने की पूजा करा देंगे, प्लीज मत पढ़िए। बिकॉज जो पूजा आप खुद से करोगे, जो चैंट्स आप खुद से करोगे, वो आपको फल देगी। पंडित के करने से वो चैंट आपको फल नहीं देगा, वो पंडित अपने लिए कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट, धोखों में ढकोसलों में मत फंसिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें कोर ये है कि अब जो जा रहा है पूछने, उसे तो मालूम नहीं डॉक्टर कैसा है, ठीक है, तो ठीक है, मतलब इलाज तो करा लो, लेकिन उससे मत करवाओ, खुद कर लो। हाँ, अगर कोई रेमेडी, जैसे तुमने बोला कि मेरी आपकी आजकल तो बहुत कॉमन है, इतने की पूजा करा लो, उतने की पूजा करा लो, भाई मत फंसो उसमें, वैसे नहीं होता। आपको अगर लेना है काल सर्प योग के भी जो आपके रेमेडी है, उसके मंत्र हैं, आप करो बैठ के, जितने हजारों के जाप करने हैं वो बैठो। अगर आपको उतना रेक्टिफाई करवाने का है, आप बैठो और खुद करो, काउंटर लेके बैठो या माला लेके बैठो, एंड डू इट योरसेल्फ। मतलब बीमारी है तो दवा खुद खानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, कोई किसी और के खाने से तो नहीं खुश होएगा। बिल्कुल सही है। सो क्या बात है, अगला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, वो तो ये तो कॉमन है, ये तो हर घर की लड़ाई है। झगड़े तो दो जने रहेंगे तो वो खटकेंगे, हर घर की कहानी बिल्कुल। और अगर वाइफ की बात नहीं मानेंगे तो भी लड़ाई होगी। हर केस में बीवी को तो मना के रखना है और खुश रखना है। और दूसरी बात, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल भी बहुत कॉमन है। हाँ, ये तो है, मतलब हर दूसरे घर में एक एक्स्ट्रा मैरिटल की कहानी नहीं भी है तो शक की कहानी तो है ही। शक की कहानी भी, वो शक से ही तो आगे चीजें शुरू होती हैं। हाँ। तो अगर आप मुझसे रेमेडी इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ रेमेडी दूं, तो रेमेडी मैं सबसे प्यारी, सबसे इजी रेमेडी जो दूंगी कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए बांसुरी आती है, बांसुरी जो बजाते हैं, 2 बांसुरी का पेयर लो और एक के ऊपर एक ऐसे बांध देनी है लाल मौली से। द बांसुरी हैज टू बी गोल्डन, अगर मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो पेंट कर दो। एंड पुट इट बिहाइंड योर, जो बैकरेस्ट होता है ना बेड का, उसके पीछे आपने उसे लगा देना है छुपा के, जिसपे नजर ना पड़े। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, ऐड मोरपंख टू योर रूम, जो बेडरूम है आपका उसमें मोरपंख रखिए। थर्ड रेमेडी इज कि आप एक लाल कपड़ा लो, उसमें सौंफ डालो और ट्यूसडे के दिन उसको पोटली बनाकर आप अपने बेड के नीचे कहीं पर प्लेस कर दोगे, बेड के बॉटम में। तो वो जब आप बेड के बॉटम में प्लेस करोगे, दैट विल सेव द पर्सन कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल इधर उधर जो मन भटकता है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, उससे उसको बचाएगा। तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा रखने के लिए है।
तीसरी रेमेडी आप हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते हो कि एक छोटी शहद की बोतल लीजिए, उसमें हस्बैंड वाइफ के दोनों की जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है उसको फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर उसमें डाल देना है, छोटी सी हनी की शीशी में, cover it with a silver cloth and just hide it anywhere in your bedroom. That will really आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल मिठास के साथ भर देगी। So ये कुछ रेमेडीज हैं जो हस्बैंड वाइफ को फॉलो करनी चाहिए। और जितना दो आप साथ में हो, कंपेनियनशिप इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो जितना आप साथ मिलजुल के, चाहे लड़ाई झगड़े हमारे पेरेंट्स से भी होते हैं, बट वी डोंट लीव देम। सो ये चीज सिर्फ एक छोटी सी समझने की बात है कि अगर आपके भी हस्बैंड वाइफ के थोड़े से भी, देखो दो जने रहेंगे, व्यू पॉइंट्स तो क्लैश होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कब किसे चुप रहना है और कब किसे कितना बोलना है और कहां तक बोलना है, सिर्फ वो समझने की गेम है। तो भाई बांसुरी की सेल बढ़ा लो और ये भी मिलजुल के ही लगा लो। अच्छा है ना। सो नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत मतलब कॉमन चीज है, जैसे हम काल सर्प योग की बात कर रहे थे, तो कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो हो जाता है कभी। हाँ जी। कैसे चेक किया जाए? मांगलिक दोष तब आता है हमारा जब हमारे पास जो हमारा मंगल है वो 1, 4, 7, 9 या 12वें घर में बैठा हो, तो उसमें मंगलिक का हम बोलते हैं कि हाँ ये दिस पर्सन इज मंगलिक। तो वो बात अगेन फिर वही आ जाती है, जिसको देखना आता है वही देख पाएगा, जिसको पढ़ना आता है, जिसने थोड़ा सा सीखा है वही उसे एनालाइज या चेक कर पाएगा। हाँ, अब जो है हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तब आप कुछ उम्र का जिक्र कर रहे थे कि इसमें कुछ उम्र का होता है कि इस उम्र के बाद वो। अच्छा हाँ, उम्र की मंगलिक में उम्र का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अगर जैसे शादियों के टाइम पे मोस्टली देखा जाता है कि मंगलिक की शादी मंगलिक से होगी, कोई लोग कहते हैं कि जी पेड़ से शादी करा दो, कोई कहते हैं जी मंदिर में उपाय कर दो। 27-28 साल की उम्र के बाद, चाहे लड़के की उम्र अगर 27-28 क्रॉस कर चुकी है, जो कि आजकल तो बहुत कॉमन है, 30 तक लोग शादी का सोचते भी नहीं है, तो 27-28 के बाद मंगलिक वैसे ही मैटर नहीं करता है। अच्छा, तो उन सब भी आप जो भी बातें बनी हुई है कि इसकी ये उपाय करा दो तो वो उपाय करवा दो, डोंट गेट इनटू ऑल दैट, बिकॉज 27-28 के बाद वो मैटर नहीं करता है। तो मतलब जेनजी बच गया इससे ना। बच गए भाई। बिल्कुल। और एक टिप मैं 2024 के लिए, बिकॉज सैटर्न का साल है, तो एक छोटा सा दिमाग में रखने वाली बात है, अभी रैंडमली आया मन में तो मैंने कहा मैं बोल देती हूँ ऑडियंस के लिए, कि अगर सैटर्न से आप, बिकॉज हार्डवर्क का साल है, अगर आप अपनी परेशानियां आने वाले समय में नहीं बढ़ाना चाहते, तो सैटर्न सिर्फ एक ही चीज कह रहा है तुम्हें इस साल के लिए कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उसी हिसाब से ही अपने सामान, जैसे हम लोगों की लेडीज की आदत होती है कपड़े और जूते, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द शूज, टू कीप ऑन बाइंग शूज एक्स्ट्रा पेस पड़े रहते हैं, मगर हम खरीदते रहते हैं और वो पड़े रहते हैं। तो सैटर्न के साल में ये गलती बिल्कुल मत करना कि शूज पे शूज खरीदी जा रहे हो, वरना सैटर्न सारे शूज के साथ बाकी चीजें भी अगले आने वाले सालों में निकाल देगा। हमारी लिस्ट में लास्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हाँ, कैसे काम करता है? मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं? मतलब ये होता है, मतलब 101% होता है। मैनिफेस्टेशंस इतनी पावरफुल हैं कि मैं क्या इसके बारे में मतलब जितना बोलूं उतना कम है। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ थॉट क्रिएटेड। ओके। फॉर एग्जांपल, आप if you want to manifest a house, a car, or your job, और कुछ भी मनचाही चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट यस, इसमें मैं साथ में ये बोलूंगी कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत करना, किसी और की XYZ की कोई चीज मैनिफेस्ट मत करना, किसी और के पति या बीवी को मैनिफेस्ट मत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज का नेगेटिव इफेक्ट है, गलत थॉट का हमेशा नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। सो मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैं एक अपने घर का मैनिफेस्ट कर रही हूँ, सो मैनिफेस्टेशन की भी प्रोसेस है। लोग बहुत जो लोगों को नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं। अब आपने एक थॉट क्रिएट करा एंड यू हैव टू थैंक यूनिवर्स कि वो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, यू हैव अचीव्ड इट। उसे आप फ्यूचर टेंस में रहकर फिर आप थैंक करते हो कि आई एम थैंकिंग यूनिवर्स, आई हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव सच अ ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर द एंटायर यूनिवर्स
जिन्होंने मुझे इतना सामर्थ्य किया और मैं इतना सुंदर घर जिसमें ऐसा है, जो जो आप चाह रहे हो उस घर में से, जो जो आप चाह रहे हो अपनी एक ड्रीम जॉब में से, कि मैं एक बहुत अच्छे पोस्ट पे मेरी जॉब मुझे दिलवाने के लिए, थैंक्स टू द यूनिवर्स, जहाँ पे सब कुछ मेरे इच्छा अनुसार है, सब लोग मेरी सुनते हैं और मेरे को वेटेज मिल रही है, मेरे काम को सहारा को एप्रिसिएशन मिल रही है। सो मैनिफेस्टेशन आप हमेशा उस तरीके से करोगे कि वो चीज आप अचीव कर चुके हो, यू आर थैंकिंग द यूनिवर्स, यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में उठते सार, जब आप उठते हो, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, उनको चूमो, धरती माता को प्रणाम करो। उसके बाद उठ के जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, सबसे पहली चीज, डोंट लुक इनटू योर फोन्स, मैनिफेस्ट करो कि यस आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई ऑलवेज हैव द राइट अमाउंट ऑफ मनी नीडेड एंड आई एम नेवर लैकिंग इन मनी। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट करते हो, आपका एक एक शब्द जो आप यूनिवर्स में निकाल रहे हो और रोज निकाल रहे हो, रोज एक थॉट सेम क्रिएट कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली कम ट्रू एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू द राइट रिजल्ट विच इज वांटेड। यही हम एक छोटा सा रेमेडी और करवाते हैं, जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया, या ड्रीम जॉब या ड्रीम कार का किया। आप जिस भी डेटी को मानते हो, एक पीस ऑफ पेपर लो सफेद, और उस पे अपनी जो भी आपकी विश है, आप थैंक यू टू द पर्टिकुलर गॉड, जैसे मैं थैंक्स टू यूनिवर्स कर रही थी। सेकंड वे इज आपने थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर गॉड का एक चिट्ठी बनाया, थैंक यू, आई हैव दिस दिस दिस, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो नाइस। चाहे वो जॉब का है, चाहे वो घर का है, फोल्ड द पेपर, उस डेटी का जो आपके मंदिर में आइडल है उसके नीचे आप वो प्लेस करके जस्ट फॉरगेट इट। ओके, इट गिव्स मैजिकल रिजल्ट्स, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स हैं। तो मतलब कोई स्पेसिफिक चीज के लिए कोई स्पेसिफिक गॉड का ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिसको आप मानते हो, जिसको आप मानते हैं। ट्राई एंड कीप थिंग्स वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लेक्स इट। चीजें बहुत सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हमने करी हैं। चीजें सारी बहुत सिंपल हैं। राइट, सो थैंक यू मनीषा जी। जैसा आपने बोला, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी और इतने सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमारी लिस्ट में तो इतने ही हैं अभी क्वेश्चंस, बट आई एम श्योर कि ऑडियंस के माइंड में और भी क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपसे संपर्क करना चाहे कोई, तो ऑडियंस जो है आपसे कैसे संपर्क कर सकती है? तो you can follow me on my Insta handle, you can follow me on my YouTube handle, I'm there on Facebook also, my numbers are available, my team, you can just get in touch with my team and they can schedule an appointment with me and you can have your one-on-one sessions with me। आपके जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न, जो भी दुविधाएं हो, आप उस सेशन में जितने मर्जी सवाल आप चाहें आप पूछ सकते हैं। सो जाओ भाई, पूछ लो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, whether it's career, personal, professional, whatever your queries are, feel free। जी, तो बिल्कुल जो भी माइंड में है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है जाकर के पूछ लो। इंस्टाग्राम हैंडल हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और जैसा मैम ने बोला है कि भाई प्लीज़ कीप लाइफ सिंपल, ऐसे ही अपने सवालों को भी और लाइफ को सिंपल रखो और मजे करो। लाइफ को सिंपल रखो, अच्छे कर्म करो, चैरिटी करो। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जितनी मदद अपने आप से हो सके, चाहे अगर आपकी 100 रुपए की समर्थ है 100 रुपए की करो, मगर कुछ यूनिवर्स में वापस जरूर डालो। अगर आप कमा रहे हो तो यूनिवर्स में वापस दो जरूर, बिकॉज जरूरतमंद भी बहुत हैं। सो इसी क्लोजिंग नोट के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।